हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और चलिए हम लोग अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर को आज इसमें कवर करने वाले हैं। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सब समझा था। इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग इन डिटेल समझने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। इसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। फिर से आप नेम से ही समझ जाइए, इलेक्ट्रोकेमिकल यानी केमिकल एनर्जी से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए। यानी इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा कि केमिकल एनर्जी चेंज होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम ऐसा सेल बनाएंगे जिसमें हमारी केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। तो देखिए, ये हमने पहले एक इलेक्ट्रोड का सेटअप लगाया। इधर क्या किया, जिंक की रॉड को हमने डाला, उसी के सॉल्ट सोल्यूशन ZnSO4 एक्वा सोल्यूशन में, यानी सोल्यूशन लिख दिया, वही एक्वा सोल्यूशन हो गया। इधर हम लोगों ने लगाया कॉपर की रॉड ले ली है और इसको CuSO4 सोल्यूशन में रखा है। और इनके दोनों इलेक्ट्रोड्स को यानी Zn रॉड और Cu रॉड को आपस में कनेक्ट कर दिया है और बीच में लगा दिया वोल्ट मीटर, ठीक, ताकि हम EMF इसका कैलकुलेट कर सकें। तो और एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, तो अगर इनकी कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताएंगे कि द सेल इन विच केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। लेकिन एक बार बार वर्ड आता है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल क्या होता है? डेनियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि जो डेनियल सेल है वो कोई अलग नहीं होता लेकिन इसी का एग्जाम्पल होता है। अच्छा, डेनियल के लिए आपको याद रखना है कि डेनियल सेल जो है वो हमेशा जिंक और कॉपर का ही बनेगा। यानी कि अगर जिंक और कॉपर है, इससे बनाया गया सेल है, तो आप कहेंगे उसे डेनियल सेल। हर सेल जो है वो डेनियल सेल नहीं होगा। डेनियल सेल केवल वही होगा जिसमें Zn और Cu का यूज किया गया है। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पे हम एक और सेल ले रहे हैं, निकेल और Ag, इसका सेल बना देते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो बनाएगा, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल तो बनाएगा, बट इसको हम डेनियल सेल नहीं बोल सकते क्योंकि डेनियल सेल Zn और Cu वाले को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है क्योंकि ये सेल के नेम से बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल तो एक ही है, लेकिन जो डेनियल सेल है वो इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें Zn यानी कि जिंक और कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं जरा क्या हुआ था इसमें। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने इसको वायर से जोड़ दिया है और जिंक है लेफ्ट साइड में है। और हम लोग कल एनोड और कैथोड समझ चुके हैं। ठीक, हम लोगों ने समझा था कल कि जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन होता है और जो कैथोड है उस पर रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन होगा, यानी Zn चेंज होगा Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। कैसे? ये जो रॉड है ये Zn की है, लेकिन सोल्यूशन में तो आपको Zn+2 ही मिलेगा क्योंकि ZnSO4 टूटेगा, Zn+2 प्लस SO4 माइनस, तो यानी सोल्यूशन में जो है वो Zn+2 है। तो हमको सोल्यूशन से इसमें कोई मतलब नहीं है। ये जो Zn है यही टूट के इसमें सोल्यूशन में आयंस बनाने लगेगा और Zn+2 आयंस सोल्यूशन में इंक्रीज होते चले जाएंगे और इसमें रॉड में क्या बच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे यानी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब यही इलेक्ट्रॉन्स इस वायर से होते हुए यहाँ से फ्लो करेंगे और इधर तक पहुंचेंगे कॉपर के पास। कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन यानी कि कैथोड का वर्क कर रहा है। वैसे भी आप अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ECS पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उसमें आपको अच्छे समझा देंगे कैसे किसका पहचानना है, किसका एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा अगर 2 सेल हैं। और एक और चीज़ कि एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में बनाया जाता है और कैथोड को हमेशा राइट साइड में बनाया जाता है। तो होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ आए और इधर Cu के पास आए, तो Cu में जो इस सोल्यूशन में ऑलरेडी Cu+2 था पहले से, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, यानी Cu+2 इस रॉड में ऐसे जाता है आयन और ऊपर से इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये रिएक्शन होती है। Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और Cu कॉपर में चेंज हो जाता है। ठीक, इसीलिए तो हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये रिडक्शन हो रहा है इधर और इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे डेनियल सेल में किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, तो आप क्या बताएंगे कि Zn यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था और कॉपर का रिडक्शन हुआ था। अच्छा, और ऑक्सीडेशन में क्या था, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करे जाते हैं। ठीक, तो ये पूरा सेटअप था। क्या हुआ इसमें, ये Zn से यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हुए इस वायर के थ्रू और यहाँ पर Cu+2 ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, यहाँ से Cu+2 सॉल्यूशन से Cu+2 गया था और कॉपर में चेंज करना शुरू किया,
तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग आ गए। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे और आपने पढ़ रखा होगा कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन राइट तो करंट लेफ्ट, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट तो करंट का फ्लो जो है वो राइट अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हुआ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे थे तो जो हमारा करंट था वो राइट टू लेफ्ट जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। यानी कि केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना स्टार्ट हो गया। और ये हमने वोल्ट मीटर पहले से ही लगा दिया था। पोटेंशियल जो भी होगा इसमें हम उसको देख लेंगे, उसका यूज कर लेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो अब ये हो गया पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अभी इसमें कुछ चीजें पहले समझते हैं क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इसके साथ में प्रॉब्लम क्या आई थी और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था। देखिए जो एनोड वाला है इसको हम लेफ्ट हाफ सेल बोलेंगे। कल हमने जो आपको प्रीवियस लेक्चर डाला हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 1, अब वो अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिएगा, तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा कि जो लेफ्ट में है लेफ्ट हाफ सेल इलेक्ट्रोड्स उसमें क्या है वो हमने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हाफ सेल और इसका अपोजिट राइट हाफ सेल। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था तो इसको एक और नाम से बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। नेक्स्ट वन, इसमें देखिए आप एनोड, क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, तो इसको हमने बोल दिया एनोड हाफ सेल और इसको हमने बोल दिया कैथोड हाफ सेल। इसको हम निगेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं और इसको हम पॉजिटिव हाफ। अब ये निगेटिव पॉजिटिव कैसे, देखिए भाई Zn+2 तो सोल्यूशन में आ गया। इसमें जो आपकी रॉड है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज बची ना, तो निगेटिवली चार्ज बची तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे निगेटिव हाफ सेल भी रख दिया गया है। और इधर क्या होता है, ये Cu+2 अंदर इसके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो ऊपर से आ रहे हैं, यानी कि ये जो रॉड है पहले से इसमें क्या रहेगा, Cu+2 ज्यादा रहेंगे, वही तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं पॉजिटिव हाफ सेल। तो ये आपको नाम ध्यान रखने की, लेफ्ट हाफ सेल के कितने नाम होते हैं और राइट हाफ सेल के। याद करना चाहें तो इसका तरीका है याद करने का, लोन, ये एक साथ ही होगा, यानी लोन आप जानते हैं ना, कर्ज वाला, लेकिन यहाँ पे उसका हम लोग फुल फॉर्म निकालेंगे। लोन, L फॉर लेफ्ट हाफ सेल, O फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड, A से एनोड और N से निगेटिव हाफ सेल। ठीक है, तो ये हो गया इतनी चीजें कि इसको किसको क्या कहते हैं, क्या इसका प्रोसेस है। अब हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, उस केस में एक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही इंक्रीज होता चला जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स तो सारे इधर जा रहे हैं और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ही इंक्रीज होता चला जा रहा है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज फिर क्या करेगा, जब एक्सेस में हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक देगा। कैसे रोकेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन्स इधर अपोजिट में फ्लो करना चाहते हैं, यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको आपस में अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि इस आयन में, यानी कि इस सोल्यूशन से आप देखिए CuSO4 टूटा होगा Cu+2 प्लस SO4 -2 में, तो ये जो Cu+2 है ये तो आपका रॉड में जा रहा है बराबर, लेकिन इस सोल्यूशन में कौन से आयन्स ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, SO4 -2। अब क्या दिक्कत आएगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे करके आराम से पहले आ रहा था, ये SO4 और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे क्या स्टार्ट होना शुरू हो गया, रिपल्सन। अब यहाँ लग रहा है सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन और यहाँ पे अपोजिट हो रहे थे तो अट्रैक्शन। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो तो पूरी तरह से स्टॉप हो गया ना। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बनाते ही यही दिक्कत आती है कि आपका कुछ टाइम तक तो आपको दिखेगा, इसमें आप मेजर कर लोगे कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, पोटेंशियल हमें मिल रहा है, पर उसके कुछ ही टाइम बाद पूरा सेल ऐसे ही बंद हो जाता है, यानी फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना बंद हो गया। क्योंकि यहाँ पे SO4 निगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया था तो रिपल्सन लगना शुरू हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया था तो इलेक्ट्रॉन को अपने में अट्रैक्ट करना। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे नहीं तो फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा, क्योंकि करंट तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से स्टार्ट होगा, चार्ज फ्लो करेगा तभी। तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में क्या आई थी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया था जिसने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक दिया था, प्रिवेंट कर दिया था। निगेटिव चार्ज राइट में क्या दिक्कत आई थी कि जो निगेटिव चार्ज जो ज्यादा प्रोड्यूस हो गया था वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कर रहा था यहाँ से, तो यहाँ से भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, उस सोल्यूशन का ही नाम है सॉल्ट ब्रिज। ठीक,
ये अभी हम लोग पहले ये समझते हैं व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना वो ग्लास ट्यूब होती है, इनर्ट यानी इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होती है, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। यू शेप, अब आप कहेंगे कि यू तो हमको दिख नहीं रहा, तो भाई ये उल्टा यू ही तो है। अब ये है कि ग्लास की होगी तो एकदम प्रॉपर उस तरीके से ये नहीं बनी है, बट ये इन्वर्टेड यू शेप, आपको इतना याद रखना है कि यू शेप की उल्टी ग्लास ट्यूब होती है। अब इसमें क्या भरा जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अभी हम समझाते हैं क्या होता है। उसके पहले देखिए कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल्स आ जाता है। देखिए KCl या KNO3, ठीक। और इनको क्या करते हैं, या तो हम इनकी सेमी लिक्विड स्टेट लेते हैं। तो सेमी लिक्विड स्टेट के लिए इसमें क्या करते हैं, अगर अगर पाउडर मिला देते हैं। अगर अगर पाउडर क्या होता है, जेलेटिन टाइप का होता है। और अगर आप जानना चाहते हो तो अगर जो है वो एगरोस और एगरोपेक्टिन, ये दो कंपाउंड होते हैं। ये जाके जब ये लीनियर शेप होता है और ये चेन शेप होता है, तो जब ये एगरोस और एगारोपेक्टिन, इसी से अगर अगर वर्ड आया है, ये दोनों का जो मिक्सचर होता है पाउडर को, उसी को हम लोग कहते हैं अगर अगर पाउडर। इसमें क्यों मिलाया जाता है इसका, क्योंकि हमें जो है क्या करना होता है, सेमी लिक्विड स्टेट बनानी होती है। और सेमी लिक्विड स्टेट कैसे बनाते हैं कि इसमें क्या करते हैं, अगर अगर पाउडर को मिक्स कर दिया जाता है, जिलेटिन टाइप स्टेट हो जाती है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं जेल वो क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड के ऑलमोस्ट बीच की स्टेट होती है। और ये क्यों किया गया, KCl है, KNO3 लिया, तो अब इनके फ्लो के लिए भी तो चाहिए। अब हमने यहाँ पे ये तो लिखा ही नहीं कि KCl का हमने सोल्यूशन ले लिया, हम सोल्यूशन नहीं ले रहे हैं, हम बस सेमी लिक्विड स्टेट लेंगे, ताकि सोल्यूशन भी ना लें कि पूरा ही पूरा जाके फ्लो बहुत ज्यादा हाई फ्लो हो जाए, हमको उतना भी नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया था, जेल ले लिया था, जेल टाइप स्टेट, ताकि ये आयंस का फ्लो इसमें इजीली हो जाए। अब हम देखते हैं कि कैसे ये सेटअप होगा और क्या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको क्या याद रखना है कि इसमें इक्वल मोबिलिटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस होना चाहिए। यानी कि कैटायंस और एनायंस की जो मोबिलिटी है, न्यूट्रलिटी बनाने की जो पावर है, वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ KCl देख रहे हैं, अगर एक पॉजिटिव आयन तो एक ही निगेटिव आयन, वैसे आप और सेकेंड जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये किसी भी जो सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट है उससे रिएक्ट ना करे, उसके आयन से रिएक्ट ना करे। जैसे कि इसी के जो अपने आयन्स है, इसमें आपने देखा था कि Zn+2 बढ़ता जा रहा था, इधर आपने देखा SO4-2 बढ़ता जा रहा था, तो इनसे रिएक्ट ना करें। लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है, रिएक्शन तो होगी, लेकिन इनकी खास बात ये होती है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जितनी जल्दी रिएक्ट करके कुछ बनाते हैं उतनी ही जल्दी वो ब्रेक भी हो जाते हैं, यानी डिसोसिएट भी उतना ही जल्दी हो जाते हैं। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है वो रिएक्ट जाके आयन से करते नहीं है, क्योंकि रिएक्ट करा फिर तोड़ दिया, ठीक। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वल मोबिलिटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस होना चाहिए, और किसी भी हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट आयन से ये रिएक्ट कंप्लीटली नहीं करने चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, ये वही पूरा सेल पहले से आ गए, देखते हैं क्या कैसे इसको लगाते हैं। ये हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, इसमें हमने KCl इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अब आपको पता ही है कि KCl जो है वो K+ और Cl- में टूटेगा, ठीक। अब K+ और Cl- में ब्रेक हो गया तो फ्लो कैसे कराएंगे, देखिए इधर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ था, यानी इधर जाएंगे कौन से आयंस, Cl-, और इधर निगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे आपने देखा था ना SO4 ज्यादा इंक्रीज हो गया था, यानी कि इधर कौन से जाएंगे, पॉजिटिव K+। अब क्या होगा, ये ऐसा नहीं है कि जाते ही जाते पूरा रिएक्ट कर लेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो वापस से डिसोसिएट हो जाएंगे। पर होगा क्या कि निगेटिव चार्ज तो पहले ही से था और ये पॉजिटिव चार्ज पहुंचा, तो एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बन जाएगी। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल वर्ड कैसे आता है, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन जब आपस में आके पूरा मिल जाए तो आप उसको बोल सकते हो न्यूट्रलिटी। तो होगा क्या कि अगर ये पूरा कंप्लीटली रिएक्ट नहीं भी करेगा तो भी ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव को बिजी रखेगा कि ये निगेटिव चार्ज ऊपर लेयर पे पहुंच के वापस से जब इलेक्ट्रॉन्स आए तो उनको क्या करें, उनका रिपल्सन, उनको रिपल ना करने लगे तो पहले की कंडीशन की तरह। और इधर क्या होगा, इधर Cl- जाएंगे तो ये Cl- Zn+2 को बिजी रखेंगे, रिएक्ट करते रहेंगे, फिर डिसोसिएट होते रहेंगे, फिर रिएक्ट करते हैं, यानी कि कंप्लीटली एक तरीके से बिजी रख रहे हैं ताकि फिर से ऐसा ना हो कि Zn+2 ऊपर चले जाएं
और इलेक्ट्रॉन्स को आपस में अट्रैक्ट करने लगे। तो सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या फायदे हुए? पहली, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बन गई। सेकेंड, कि इन्होंने फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स जो था उसको रीस्टार्ट करवाया। क्यों? अब यहाँ पे Zn+2 बिजी हो गया Cl- के साथ न्यूट्रलिटी बनाने के लिए। यहाँ पर SO4-2 के साथ में K+ आ गया, इसने इसको बिजी रख दिया, यानी SO4 भी ऊपर से हटा और Zn+2 भी। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को फिर से वही रास्ता मिल गया पहले की तरीके पे। अब इलेक्ट्रॉन्स जैसे फ्लो हो रहे थे फिर से फ्लो होना शुरू हो गए इधर से लेफ्ट टू राइट। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट, अपोजिट होता है। ठीक, तो ये फायदा हुआ। और सेकेंड क्या था? जंक्शन पोटेंशियल, जो लिक्विड के बीच में जो जंक्शन पोटेंशियल होता है सॉल्ट ब्रिज उसको भी मिनिमाइज करता है। अब ये सोचने वाली बात है जंक्शन पोटेंशियल कैसे लगा होगा। तो देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा साइड में जगह लेके इसको भी समझ लेते हैं कि जंक्शन पोटेंशियल क्या था। तो इतने में हम लोग समझते हैं। चलिए, जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जैसे कि अगर ये दो अलग अलग ऐसे करके हमने सॉल्यूशन भर दिए, आप देख रहे हैं इसमें तो काफी दूर है, पास में होता है, इतनी दूर नहीं रखा जाता। वो तो हम लोग कॉपी में हर चीज समझ रहे हैं, तो हम लोग उसको उस तरीके से समझते हैं। बाकी आप जानते हो कि इतना दूर नहीं रखा जाएगा। ठीक, तो पास में। अब होगा क्या? इधर Zn+2 थे ना, तो ये पॉजिटिव जा जाके इधर इंक्रीज होंगे। जंक्शन मीन्स जहां पे ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अगर पूरा कंप्लीटली इस तरीके से स्टक नहीं है, थोड़ा दूर भी है, तो भी यही चीज क्रिएट होगी। और इधर जाके कौन से इंक्रीज हो जाएंगे? नेगेटिव। SO4-, यहाँ पे +++। अब इसकी वजह से आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या अट्रैक्शन लगा रहे हैं, एक पोटेंशियल को यहाँ यहीं पर लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये जाके इकट्ठे हो गए थे और यहाँ पर ये जाके इकट्ठे हो गए थे। और ये सेटअप थोड़ा पास होता तो देखिए आप यहाँ से हिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में फिर यहाँ पे अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही रोक देंगे सब कुछ करंट फ्लो। तो जैसे ही सॉल्ट ब्रिज हमने लगाया तो ये जो जंक्शन पोटेंशियल था ना, इसको भी मिनिमाइज कर दिया। किसने? सॉल्ट ब्रिज। क्योंकि वो इधर पॉजिटिव आयंस आए, ये पॉजिटिव आयंस ने नेगेटिव को पूरा हिला दिया, वो इधर पूरे सॉल्यूशन में फिर से पहले की तरह फैल गए। इधर नेगेटिव आयन आया तो इसने पॉजिटिव को बिजी कर दिया, यानी कि जो हमारा पहले का सेटअप था, जो हमारा मेन मोटिव था इसको लगाने का, वो उसी तरीके से कंप्लीटली पहले की तरह रीस्टार्ट हो गया और सेल हमारा काम कर रहा है। यानी काम कर रहा है मतलब फिर हमें यहाँ पर वोल्ट मीटर में हमको रीडिंग मिलना स्टार्ट हो गई, हमने EMF कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को समझने वाले हैं कि व्हाट इज ECS एंड EMF, कैसे कैलकुलेट करते हैं, नस्ट इक्वेशन एक्सेट्रा, इसका जो पार्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो लास्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपको ध्यान रखना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल, यानी कि व्हाट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। आपने सेल तो बना लिया, पर अब ये बताइए कि अगर न्यूमेरिकल्स में दिया होगा तो क्या वो बार बार ऐसा सेटअप बना के देंगे? न्यूमेरिकल में तो सिंपली एक कोई तरीका होगा जिसमें वो ऐसे लिख देंगे और आप समझ जाओगे कौन एनोड कौन कैथोड। तो इसके लिए समझते हैं क्या क्या चीजें याद रखनी है। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा और कैथोड हमेशा राइट साइड में। आपको अच्छे से पता है कि एनोड में क्या होता है, मेटल से मेटल आयन में जाते हैं। यहाँ पे देखिए M डिनोट कर रहा है मेटल को और M के ऊपर +N मेटल आयन को डिनोट कर रहा है। ये आपको पता था कि मेटल आयन बनेगा तो वो एक्वा सोल्यूशन में, यानी कि हम इसकी स्टेट अगर लिखना चाहें तो AQ लिख सकते हैं, एक्वा सोल्यूशन इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो आप अच्छे से जानते हो कि एनोड में क्या होता है, जिंक चेंज हुआ था Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में, यानी कि Zn से Zn+2 में। तो यहां लिखा Zn, यहां लिखा Zn+2, इस तरीके से लगाया हमने। ठीक, इसकी हमने स्टेट लिख दी एक्वस। अब ये ऐसे स्लैश लगाते हैं इसके बीच में, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। ठीक, इसके बाद कैथोड में जस्ट अपोजिट, कैथोड में चेंजमेंट कैसे हुआ था, Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए थे और ये चेंज हो गया था Cu में। ठीक, तो यानी आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, Cu+2 चेंज इनटू Cu। ठीक, स्लैश लगा दिया बीच में, एक्वस इसकी भी स्टेट। अब ये जो बीच में, यानी ये पूरा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है बीच में, तो ये जो हम बीच में से डबल स्लैश लगा रहे हैं, इनका क्या मतलब है कि सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। ठीक, ये होता है हमारा कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, जो लेफ्ट वाला है वो एनोड को इंडिकेट कर रहा है, जो राइट वाला है वो कैथोड को इंडिकेट कर रहा है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी में हो रहा है अगर रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे
और ऐसे ही हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल भी, जैसे कि अगर हमसे कोई इसके लिए कह दे कि इसके लिए अगर पोटेंशियल कोई दिया है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये तो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में अच्छे से देखेंगे ही, ईसीएस में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तो उसको उसी के लिए छोड़ते हैं। अब लास्ट पार्ट जो बचता है, व्हाट इज सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन कैसे, अब देखिए न्यूमेरिकल में तो बस ऐसे ही दे देते हैं, इसी से आप समझ जाओगे कि ये एनोड की तरह वर्क किया था, इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा था, ये कैथोड की तरह वर्क किया था, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसमें रिडक्शन हो रहा था। सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, पहले आपने एनोड वाली रिएक्शन लिखी, Zn चेंज इंटू Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस, ये हमारी एनोड की रिएक्शन हमने लिख ली, और ये हमने लिख ली कैथोड की रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट में हमें क्या बच जाएगा, Zn प्लस Cu प्लस 2 चेंज इंटू Zn प्लस 2 प्लस Cu। ठीक, तो दिस इज द फाइनल सेल रिएक्शन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉल्ट ब्रिज, हाउ टू फॉर्म, what are the problems, what is the solution, what is inert electrolyte, how to represent the cell, and how to represent the cell reaction, and cell reaction कैसे हमें मिलती है। ठीक है, तो हमने आज इस लेक्चर में कंप्लीट किया है पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके आगे। तो स्टे कनेक्टेड, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए। बार बार बोलते रहते हैं कि नोट्स मेकिंग इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, नोट्स आप जरूर बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आता रहे। ठीक है, टिल देन ध्यान रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।